अनुसूचित क्षेत्र आधारों आरक्षण को लेके अनुसूचित के बैनर तले में सबसे पहले तो मैं इस मंच प्रतिमा ये देख रहे हैं इनको सुनने को हट जाओ। और साथ ही इतनी गर्मी में भी या फिर आप लगा के बारिश के सीजन से पहले जो ऐसा तूफान अभी से आना शुरू हो गया और इतनी गर्मी है, शादियों का सीजन है, इसके बावजूद भी उदयपुर जिले के सामाजिक विंगों के पदाधिकारियों ने, समुदाय के हित में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उसके लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, लगभग शायद मेरी जानकारी में जो है कि 12 बजे से वक्तव्य 12 शुरू हुए। वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक लेके सभी साथियों ने अपने वक्तव्य रखे। आप सबने से शांतिपूर्वक ढंग से एक में सभी साथियों उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने ये दोनों साइड जो पदाधिकारी या यूट्यूब, तो अधिकतम मेरे हिसाब से मंच आ जाए ठीक रहेगा। जो पत्रकार यूट्यूबर को जो भी हैं वो छोड़ के बाकी साथी आगे आ जाए ठीक रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है। अपने शायद कुछ वक्ता रहे हैं। ये जो आरक्षण मोर्चा बना, आजादी के बाद से 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ और 1995 तक हमारे बाप दादे नौकरी से अनभिज्ञ थे, आरक्षण से अनभिज्ञ थे कि आरक्षण क्या होता है। कई जनों को ध्यान में, शहरी इलाके में थोड़ा बहुत पड़ गया है, वो आरक्षण के बारे में जानता था। सिर्फ जानता था कि एसटी, एससी या ओबीसी को आरक्षण मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, किस प्रावधान के तहत मिलता थे, वो जानकारी नहीं थी उस समय। और आज भी पूर्ण के बारे में जानकारी नहीं है। 1995 के बाद से कई सामाजिक संगठनों ने आरक्षण और इसी अनुरूप आज जिस पांडाल के नीचे आप विराजमान हो, ये आदिवासी समुदाय के हित में आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से आप बंधे हुए हो। और इस विचारधारा ने 2015-16 से अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लेकर लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो आरक्षण का जो इतिहास है, देश लेवल पे जब संविधान में इसके प्रावधान हुए, इससे पहले शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान पूर्वजों ने उनसे लड़ाइयां लड़ी, खून पसीना बहाया। और उस समय अंग्रेजों ने शेड्यूल 5 का, शेड्यूल 6 का प्रावधान किया कि ये रिजर्व इलाका, ट्राइबल टेरिटरी इलाका, और इसी को संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया। और आज मैं सांसद के रूप में हूं, रिजर्व कैटेगरी से जो अधिकारी कर्मचारी, उसी का परिणाम है प्रावधानों का। उसकी वजह से हमें ये रिजर्वेशन का प्रावधान, उसका जो एक कागज था, ये प्रमाण पत्र था, उसको निर्वाचन का अधिकार। इसके अंदर केंद्र के अंदर 7% मिलता है। देश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से 8%, तो 7 से 8% लमसम
केंद्र में रिजर्वेशन मिल रहा है। केंद्र की सरकार की जो भर्तियां होती है देश लेवल की, पहला स्टेप वो हो गया। सेकंड नंबर, राज्य स्तर की भर्तियों में राजस्थान के अंदर 13% आदिवासी समुदाय है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राज्य के अंदर 13% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता है। तीसरे नंबर पे हमारा शेड्यूल एरिया, और शेड्यूल एरिया के अंदर 45% रिजर्वेशन का प्रावधान, मतलब 100 नौकरियां में निकलती हैं तो 100 में से 45 शेड्यूल ट्राइब को मिलने का प्रावधान अनुसूचित। तो आरक्षण के केंद्र सरकार का राज्य स्तर पे 13% और शेड्यूल एरिया पे 45%। अब होता क्या है, सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती, लेकिन आरक्षित वर्ग को आपस में लड़ाना जरूर चाहती है। और लड़ाया इसलिए जाता है राजनीति के लिए। झंडे वाला भाई 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट झंडे वाला, 5 मिनट रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया कि आरक्षण के अंदर कैटेगरी की जाएगी, मतलब संथाल अलग, भील अलग, गोंड अलग, सहलिया अलग, मीणा अलग, जानका अलग, गरासिया अलग। और सरकार ने उनके आईटी सेल के माध्यम से देश लेवल पे प्रचार किया और आपस में लड़ाने लगे। मध्य प्रदेश में कहने लगे संथाल को, गोंड को कि तुम्हारा आरक्षण भील खा गया। हमारे गरासिया को बोलने लगे तुम्हारा आरक्षण भील खा गया। भीलों को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण मीणा खा गया। सहलिया को कहने लगे तुम्हारा भील और मीणा खा गया। आरक्षण को समझने लगा कि संवैधानिक है, कितना मिलना चाहिए, कितना अन्याय हो रहा है। जब ये समझने लगा तो उन्होंने आपस में लड़ाने की पॉलिसी कर दी। तो ये आज जो कारवा है हमारा अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा, पहले हमने बांसवाड़ा में, सेकंड नंबर प्रतापगढ़ में, और आज तीसरे आज उदयपुर के पदाधिकारी ने आयोजन कराया। कोर्ट का जजमेंट आया, राजस्थान के अंदर केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है और उस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में वो खुद दावा करते हैं। मतलब डबल इंजन मतलब डबल पावर। और यही उनके पदाधिकारी गांवों में, शहरों में रैलियां निकालने लगे और कहने लगे कि आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने एक कमेटी बनाई, बीच में सारे मिक्स होकर रैलियां निकाल रखी। जिसकी डबल इंजन की सरकार है उनके ही पदाधिकारी यहां पर गुमराह करने लगते थे। और हमारा कारवा 2016 से चलता आ रहा है संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए। तो हमारे समुदाय के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर ये मंच बनाया और इस मंच बना के अनुसूचित क्षेत्र की वास्तविक हक अधिकार की लड़ाई को जनता तक पहुंचाना। और जो डबल इंजन की सरकार के जो नुमाइंदे, जो नीचे लेवल पे घूमने वाले, जो जनता को गुमराह कर रहे थे, आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे थे, इन लोगों को मुंह बंद करने का काम किया इस मंच ने। तो मैंने कोशिश किया कि ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, आज हम एकत्रित क्यों हैं। अब हमारी लड़ाई किसी समुदाय से नहीं है, न जैन से है, न ब्राह्मण से है, न राजपूत से है, न मीणा से है, न सहरिया से है, न संथाल से है। हमारी लड़ाई किसी धर्म से भी नहीं है। हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी वाला थे कि हमारी पालियानी लड़ाई नहीं है हमारी। अब आप विचार कर रहे होंगे हमारी लड़ाई क्या है। हमारी लड़ाई संविधान के अंदर जो संवैधानिक प्रावधान है उसको धरातल पे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, वो लड़ाई है। अब लड़ाई है किससे? लड़ाई ये है संवैधानिक अधिकारों को लागू करना, ये लड़ाई है। और लड़ाई है किससे? जो इस काम में रोड़ा बन के खड़ा है उससे है। तो रोड़ा बन के कौन खड़ा है? सरकार। वर्तमान सरकार किसकी है? कांग्रेस, बीजेपी की, और इससे पहले कांग्रेस की थी। हमारे खेत की लड़ाई नहीं है। जब बात आती है क्षेत्र के अंदर समुदाय की, इस क्षेत्र में सभी समुदाय के लोग रहते हैं।
जब एक बाप के दो भाई हैं, एक बाप के दो बेटे हैं, अगर एक बाप की जो 5 बीघा जमीन और अब इसका फर्ज ये बनता है कि 2.5 बीघा दोनों को बराबर बांट, ये न्याय है। और बाप या एक बड़ा बेटा चालाकी से 4 बीघा ले ले और एक बेटे को 1 बीघा दे दे, अब छोटे बेटे के हक बनता है नहीं बनता है अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का? वो सगा भाई है लेकिन फिर भी उसका फर्ज है, उसका हक बनता है, उसका अधिकार है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। वही चीज अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हो रहा है। 75% अनुसूचित क्षेत्र के समुदाय रहता है, आदिवासी समुदाय रहता है, 4 से 5% एससी रहता है, ओबीसी रहता है, जनरल। तो प्रतिनिधित्व जिसकी जितनी जनसंख्या है इतना उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये लड़ाई है हमारी। अब इस लड़ाई में अगर कोई दूसरे समुदाय वाला, कोई धर्म वाला, कोई पार्टी वाला बीच में आके खड़ा रहता है, हमारा विरोध करता है, इसका मतलब यह तय होता है कि वो शोषणकारी नीति वाला आदमी है, वो अन्याय आदमी है, हमारा दुश्मन है। इस बात को समझना पड़ेगा। अब मैं कुछ आंकड़ों पे आना चाहूंगा की जो काफी भर्तियां हैं। हम कहते हैं अन्याय हुआ, सरकार कर रही है, कुछ लोग कहते हैं अन्याय नहीं हुआ, सरकार नहीं कर रही है। तो हम आंकड़ों की बात करें, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरएस अधीनस्थ सेवा की भर्तियां निकली। मैं 3 से 4 भर्तियों का उदाहरण बताना चाहूंगा। 2013 के अंदर आरएस अधीनस्थ सेवा की अनुसूचित क्षेत्र के लिए 43 सीटें आई और 43 में से एसटी का जो 45% जो मतलब अधिकार नहीं कहेगी कि अधिकार तो ज्यादा है, 45% जो प्रावधान था उस अनुरूप मिलना 19 सीटें मिली, कितनी 18, 41%। ओपन कैटेगरी जो 50% जो अनारक्षित सीटें रखी है, उन सीटों में सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं, ये प्रावधान है बोलने में कागजों में, लेकिन होता नहीं है। तो उसके हिसाब से मिलनी चाहिए थी 21 सीटें, लेकिन वहां मिली 25। जब रिजल्ट आया 2013 आरएस अधीनस्थ सेवा का, 45 सीटों पर सीधे अनुसूचित क्षेत्र के से भरी गई और एसटी के कितने पद भरे? जो 18 मिले थे वही। 75% जनसंख्या वालों को 18 और बाकी 25 सीटें से भरी गई और ओसी को मिला 0। वही चीज 2016 के अंदर 29 सीट एसटी को मिली 12, सामान्य ओपन कैटेगरी की रही 17 और एक भी एसटी एससी कैटेगरी का सामान्य सीट पे इसका चयन नहीं हुआ। 2018 के अंदर 49 सीटें आई, एसटी को मिली 42 सीटें, सो एसटी को मिली 12 सीटें, कितने प्रतिशत? 2013-2016 का जो अधिक एरिया 45%, लेकिन यहां पर कितना मिला? 32%। और ओपन कैटेगरी की सीटें आई 25 सीटें, एसटी को मिली अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 12 सीटें, ओपन कैटेगरी को मिली 25। इस प्रकार तीनों भर्तियों के अंदर 109 सीटें आई, 109 में से 49 एसटी को और 67 सीटें ओपन कैटेगरी की रही। जब रिजल्ट आया देखा एक भी आरक्षित वर्ग का बच्चा सामान्य सीट पे नहीं गया। अब जो ज्यादा डेढ़ होशियार है वो कहते हैं कि मेरिट में नहीं आया होगा, पढ़ा नहीं होगा, ज्यादा नंबर कम आए होंगे। मैंने सारी भर्तियों की स्टडी की, जो ओपन मेरिट फाइट कर रहा था, उस बच्चे को भी रिजर्व कैटेगरी में डाला गया। क्या ये अन्याय नहीं है? इस बात को दूसरे पार्टी वाले करते हैं और जब हम करते हैं कहते हैं कि ये लोग भड़काने आए हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मैंने कहा है एक सार्वजनिक मंच पे या एक ऑडिटोरियम के अंदर सारे पार्टियों के नेता एक मंच पे आए और ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए। इस अनुसूचित क्षेत्र की सारी जनता देखे, ऑनलाइन
चाहिए, सारा मीडिया होना चाहिए और रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए ताकि जनता को पता चले कि कौन सही है और कौन गलत है। ऐसे ही आज देश के अंदर स्थिति क्या हो रही है, अंदर किस पहाड़ में कौन सा मिनरल है, कहां सोना निकल रहा है उसकी गणना हो रही है, उसकी खोज हो रही है, कहां चांदी है उसकी गणना हो रही है, उसकी खोज हो रही है। अंग्रेज भी हर 10 साल के अंदर जनगणना कराते थे, अंग्रेज भी हर 10 साल के अंदर जनगणना कराते थे, लेकिन इस के अंदर जो वर्तमान सरकारें कहती है अमृतकाल है, 2011 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई जातिगत जनगणना को लेके। अब जातिगत जनगणना नहीं होगी तो रिजर्वेशन का प्रावधान कैसे लागू होगा, सरकार की योजना कैसे बनेगी। लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करानी। इस देश के अंदर अनेक धर्म रहते हैं, अनेक जातियां रहती है। जब राष्ट्र की बात आती है, इतिहास उठा के देख लो, सभी लोगों ने मिलकर, और उसमें सबसे ज्यादा आगे आदिवासी समुदाय। तो जातिगत जनगणना अगर सरकारों को सच में इस वंचित समुदाय को, आदिवासी, दलित, पिछड़े, ओबीसी को आरक्षण देना होने का अगर उनकी मंशा होती तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, धर्म की चटनी चटाने का काम करते और तब कहते हैं राजकुमार तो ऐसे बोलता है। अब राजकुमार को समझ में ऐसे आता है तो राजकुमार ऐसे ही बोलेगा। आज वही चीज, काफी चीजें हैं, मैं बोलूंगा 2 घंटे हो जाएंगे, लेकिन हमारे पुलिस वाले भाई बोले इसलिए पुलिस भर्ती को ही ले लेता हूं अपना। मैंने शुरुआत में कहा था एक बाप के 2 बेटे हैं, अगर छोटे बेटे के साथ अन्याय होता है तो छोटे बेटे का हक बनता है उस अन्याय के खिलाफ। इसका मतलब ये नहीं है उस भाई का विरोधी है वो, कि उस बाप का विरोधी है वो। इसका हक है कि अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ उसका हक है। 5 बीघा जमीन में से 2.5 बीघा उसका हक बनता है, वो लेना है, उसका अधिकार है, वो लड़ना पड़ेगा। और उस लड़ाई को अगर कहे वो दुश्मन, या उस लड़ाई को ये कहे कि वो बाप के खिलाफ गया, या उस लड़ाई को ये कहे कि उस भाई के खिलाफ गया, तो मेरी समझ में वो गलत नहीं है, वो न्याय है, वो न्याय के लिए लड़ रहा है। पुलिस विभाग की 2013 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र में 929 पद आए, 45% के हिसाब आए थे 423 और मिले 414। ओपन कैटेगरी में 472 पद आए और उस ओपन कैटेगरी में एसटी एससी से 108 बच्चे जा पाए ओपन कैटेगरी में। वही 2016 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 408 पद आए, मिलने चाहिए थे 45% के हिसाब से 183 पद, मिले 131 पद। कितने पदों का नुकसान हुआ? 51 पदों का। 45% के हिसाब से भी कितना प्रतिशत मिला हमको? 32% मिला। और ओपन कैटेगरी में 268 पद आए और 268 में से एसटी के मात्र जा पाए 19 बच्चे। वही चीज 2018 के अंदर 965 पद टोटल आए थे, इसमें से एसटी को मिले 283। कितना प्रतिशत मिला? 29% अनुसूचित क्षेत्र में। टोटल पद कितने आए थे? 965 और 965 में से एसटी को कितना मिला? 283। कितना प्रतिशत मिला? 29%। 45% की भी बात करें तो भी कितना मिला? 29%। और ओपन कैटेगरी के आए 619 पद और ओपन कैटेगरी में एसटी के कितने बच्चे गए? 2 बच्चे मात्र। फिजिकल के अंदर दौड़ के अलग, हाइट के अलग, चेस्ट का अलग 5 दरवाजे बना रखे। अगर 5 में से किसी एक दरवाजे में जनरल की मेरिट 72 नंबर गई, की मेरिट 60 नंबर गई और एसटी का बच्चा 75 नंबर ला रहा है। कितना ला रहा है? 75 नंबर। जनरल की मेरिट कितनी गई है? 72 गई है और एसटी का बच्चा 75 ला रहा है। लेकिन उसने अगर
चेस्ट में भी छूट ले ली, हाइट में भी किसी एक में भी छूट ले ली, तो उसको सीधा बाहर या एसटी में काउंट किया जा रहा है। क्या ये गलत नहीं है? नहीं हो रहा है? क्या इस अन्याय के खिलाफ गलत है? ये ऐसी कई चीजें हैं। और इसी प्रकार उस भर्ती के अंदर 3 भर्तियों का उदाहरण देखें, 45% के हिसाब से भी हमें नुकसान 214 पद नहीं मिले, और ओपन कैटेगरी मतलब कितने पद आए? 259 पद। सरकारें चाहती है कि सभी समुदाय आपस में लड़ाए, सरकारें चाहती है तो अन्याय कर सकती है, सभी को संवैधानिक आधार पर बराबर बांट सकती है, लेकिन नहीं करना है इन लोगों को। काफी चीजें हैं, समय काफी हो गया है, और बाध्यता की बात आए उसमें अनुसूचित क्षेत्र के सभी वर्गों की बात आ जाती है। पिछले 3-4 सालों के अंदर बाध्यता कर रखी है 35-40 के आसपास। हर साल 50% पद खाली रहे हैं, और भजनलाल जी की सरकार ने अभी बीच में शायद दिसंबर महीने के अंदर एक लेटर जारी किया कार्मिक विभाग का कि 2 साल के बैकलॉग जो पद हैं उन पदों को सामान्य से भरा जाएगा। एक तरफ आप बाध्यता लगा रहे हो, बाध्यता लगा के रिजर्व कैटेगरी के ST SC OBC के बच्चों को रोक रहे हो, और दूसरी ओर आप बैकलॉग सीटें जो रही है ST SC की, उन सीटों को सामान्य से भरा जा रहा है। और पेपर तो कितने लीक हो रहे हैं आपको पता ही है। कई तो थानेदार बन गए कपड़े पहन के, जोरदार चश्मा लगा के, बने नहीं बने? कई RS बन गए पेपर लीक करके, कई PTI बन गए, कई सेकंड ग्रेड टीचर बन गए, बोर्ड पे ढंग से लिखने नहीं आता है। और RS ये सारी भर्तियों के पेपर लीक होने से सारे जो मेहनत करने वाला गरीब घर का व्यक्ति, जो किसी भी समाज का, उसके साथ अन्याय हुआ है, और इस अन्याय की अगर लड़ाई लड़ते हैं तो क्या गलत है? साथियों, मैं ऑथेंटिक बात इसलिए बता रहा हूं कि हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हमें जो अन्याय करने वाला है उससे लड़ाई है। अगर उसमें आदिवासी है तो उससे भी लड़ाई है, उसमें मन्नालाल जी, माननीय मन्नालाल जी है तो उनसे भी लड़ाई है हमारी, उसमें बाबूलाल जी है तो उनसे भी लड़ाई है, उसमें हमारा सगा भाई भी है, उससे भी लड़ाई है हमारी। और सबसे पहले लड़ाई उनसे ही है। जब हमने 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची की बात की, ये कहने लगे 5वीं पास और 6ठी पास। समय काफी हो गया है, मैं एक बात लास्ट कह के मेरा वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। आज हाँ बिल्कुल, एक भाई भावना को समझता हूं मैं, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हमको नहीं जोड़ा गया है, उस वजह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। कहना बहुत कुछ था, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, आप लिखित में मुझे दो, क्योंकि आज तक आपने मुझे लिखित में नहीं दिया। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1981 के अंदर राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान लागू हुए 1981 में। अप्रैल 2018 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार हुआ, तो 5वीं अनुसूची का जो संवैधानिक प्रावधान है वो अप्रैल 2018 में विस्तार हुआ। इससे पहले 1981 के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर प्रावधान लागू। उसी से ये बात याद आ गई, फिर मुझे वक्फ वाली जनता को गुमराह कर रहे, वक्फ की जमीन शेड्यूल 5, अब बोलने लगे शेड्यूल 5, कम से कम शेड्यूल 5 तो बोलने लगे ये लोग। पहले बोलते थे ये हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 5वीं पास कहते, अब कहने लगे कि वक्फ की जमीन है, मैं शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची में नहीं ले सकते। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र की जमीन कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? 1981 के बाद अनुसूचित क्षेत्र में मैं दावे के साथ इस मंच से कहना चाहूंगा, 1 इंच भी आदिवासी की खासियत, क्योंकि कानून जनता को गुमराह कर रहे हैं। बाकी इनका इतिहास कांति भाई ने छोटा मोटा बता ही दिया। सीलिंग एक्ट पे जाएंगे हम लोग,
इंदिरा गांधी के समय सीलिंग एक्ट आया 1975 के आसपास, और सीलिंग एक्ट में उस राजाओं ने, क्योंकि आजादी से पहले इस जमीन का कारोबार किसके पास था? जमीन की लिखा पढ़ी कागजी कार्रवाई कौन करता थे? राजा महाराजा करते थे, जमीन के मालिक वो हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने सीलिंग एक्ट लाई और उस पक्षी किनको जमीन दी उसका भी ब्यौरा निकालेंगे हम, और जब वो निकालेंगे वक्फ की सारी पोल खुलने वाली इस इलाके के इसलिए साथियों, और एक बात अंत में यही कहना चाहूंगा